मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेथा डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में आपने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम चल रहा था, जिसमें मैंने ओफबाउ नियम थोड़ा सा आपको बताया भी था। तो अपन पढ़ेंगे ओफबाउ नियम और इसी को कहते हैं ओफबाउ नियम। ओफबाउ नियम, ओफबाउ नियम। ओके बच्चों, तो देखो मैंने आपको बताया था ओफबो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण होना, अर्थात कक्षकों के निर्माण का अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। तो देखो ओफबो एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन ओफबो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण होना है। जिसका अर्थ निर्माण होना है। ओफबो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण होना है। ओके बच्चों, अर्थात कक्षकों के निर्माण का अर्थ है कक्षकों के निर्माण का अर्थ है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। अब देखो ओफबो या ओफबाउ नियम के अनुसार परमाणु की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। कक्षकों को उनकी ऊर्जा के कौन से क्रम में बढ़ा जाता है? बढ़ते क्रम में। ओफबो या ओफबाउ नियम के अनुसार परमाणु की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ये कौन सा नियम होता है? ओफबो नियम। तो ओफबो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण होना, अर्थात कक्षकों के निर्माण का अर्थ है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। ओफबो या ओफबाउ नियम के अनुसार परमाणु की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अब देखो मैं कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम का चार्ट बना रही हूँ। तो कि कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कैसे भरा जाता है, आपने 10वीं क्लास में भी बनाया है। 1s 2s 3s
4s 5s 6s और ये कौन सा हो गया 7s 2p 3p 4p 5p 6p और 7p 3d 4d 5d और 6d 4f और ये कौन सा हो गया 5f। अब देखो ये कक्षकों की ऊर्जा का चार्ट है। 1s से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 2s में। 2s से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 2p में। 2p से 3s में। 3s से इलेक्ट्रॉन किस में 3p में। 3p से 4s में। 4s से इलेक्ट्रॉन किस में 3d में। 3d से 4p में। 4p से 5s में। 5s से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 4d में। 4d से 5p में। 5p से 6s में। 6s से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 4f में। 4f से 5d में। 5d से 6p में और 6p से 7s में। 7s से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 5f में। 5f से 6d में और 6d से किस में जाएंगे 7p में। ओके बच्चों, तो कक्षकों की ओपबाउ नियम के अनुसार कक्षकों को उनकी ऊर्जा के कौन से क्रम में भरा जाता है बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखोगे कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम और कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखो सबसे पहले किस में भरे जाएंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 2p से 3s और 3s से 3p में और 3p से 4s में और 4s से 3d में, 3d से 4p में, 4p से 5s में, 5s से किस में आएंगे 4d में और 4d से किस में आएंगे 5p में, 5p से 6s में और 6s से किस में आएंगे 4f में, 4f से 5d में, 5d से 6p में और फिर 6p से किस में आएंगे 7s में और 7s से फिर किस में आएंगे 5f में, 5f से 6d में, 6d से 7p में। ये है कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। देखो 1s से किस में जा रहे हैं 2s में, 2s से 2p में, 2p से 3s में, 3s से फिर किस में जा रहे हैं 3p में और 3p से 4s में, 4s से फिर किस में गए 3d में, 3d से 4p में, 4p से 5s में, 5s से 4d में, 4d से 5p में, 5p से 6s में, 6s से 4f में, 4f से 5d में, 5d से 6p में और 6p से 7s में, 7s से 5f में, 5f से 6d में और 6d से फिर किस में आ रहे हैं 7p में। ओके बच्चों, तो ये है कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऐसे नहीं 3s के बाद में 3p और फिर 3d में भर दोगे, 3p के बाद में किस में आओगे 4s में और उसके बाद में 3d में,
फिर 3D के बाद में किस में आओगे, 4P में, 4P के बाद में 5S में, 5S के बाद में 4D में, 4D के बाद में 5P में, 5P के बाद में 6S में, फिर 6S से 4F में, फिर 4F से 5D में, 5D से 6P में, 6P से 7S में, फिर 5F, 6D और 7P। अब देखो 6D की ऊर्जा किससे कम है, 7P से। 6D में N+L का मान कितना है, SPD 2 8 और 7 रेख 8 दोनों में, लेकिन N का मान किस में अधिक है, 7P में, इसलिए ऊर्जा किसकी अधिक हुई, 7P की। ओके बच्चों, अभी N+L के नियम में मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। तो ये कौन सा नियम होता है, ओफ्बो नियम। अब ओफ्बो नियम कितने नियमों पे आधारित था, 3 पे। तो जिसमें अपन पहला नियम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अब देखो पहला नियम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। मैंने आपको 4 क्वांटम संख्या बताई थी, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या बताई थी ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते। 2 इलेक्ट्रॉनों में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं और 1 क्वांटम संख्या का मान अलग होता है। वो क्या कहलाता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। ओके बच्चों, तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। समान नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं।
चौथी क्वांटम संख्या का मान, या ऐसे बोल दो, 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं, वह एक क्वांटम संख्या का मान उससे भिन्न होता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं, वह एक क्वांटम संख्या का मान उससे भिन्न होता है। क्या कहलाता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। जैसे हीलियम के पहले व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निम्न होंगे। हीलियम के पहले व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निम्न होंगे। देखो ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ दिखेगा नहीं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे हुए हैं? 1s में। तो देखो चारों क्वांटम संख्याओं के मान आप करोगे। हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हीलियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, अब देखो 4 क्वांटम संख्या कौन सी होती है? N, L, M और S। अब देखो हीलियम के पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अपन चारों क्वांटम संख्या देख रहे हैं ना। 3 क्वांटम संख्या का मान तो समान होना चाहिए और एक क्वांटम संख्या का मान क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। बताओ हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए हैं? 1s में। तो n का मान कितना है? 1। ठीक है। ऐसे s में कितने कक्षक होते हैं? 1, और दोनों इलेक्ट्रॉन 1 और 2 भरे गए हैं ना। n का मान कितना? 1। मैंने आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ाया था, तब बताया था यदि l का मान 0 तो m का मान भी 0, और l का मान 0 किसके लिए होता है? s कक्षक के लिए। तो बताओ कक्षक s है तो l का मान 0, तो m का मान भी 0। फिर मैंने आपको चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ाई थी। यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमता है। जो दक्षिणावर्त घूमेगा उसके लिए +1/2, और जो वामावर्त घूमेगा उसके लिए -1/2। तो बताओ पहला इलेक्ट्रॉन 1 और 2, ये कौन सा घूम रहा है? दक्षिणावर्त। तो इसके लिए s का मान कितना हुआ? +1/2। ओके बच्चों।
अब वही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो वही n का मान कितना, 1, l का 0, m का 0, क्योंकि कक्षक तो कौन सा है, s। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा घूम रहा है, वामावर्त, तो इसके लिए s का मान कितना हुआ, -1/2। यही पाउली का अपवर्जन नियम था। 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं और एक क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, अलग होता है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का 1 और दूसरे के लिए भी n का 1। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, m का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या और s का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान भी 0 और दूसरे के लिए भी 0। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान भी 0 और दूसरे के लिए भी 0। लेकिन चौथी क्वांटम संख्या में देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 आया और दूसरे के लिए -1/2, जो मैंने चक्रण क्वांटम संख्या में आपको ढंग से क्लियर करवा दिया है। ओके बच्चों, ये होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान और चौथी क्वांटम संख्या या एक क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होता है, जो मैंने आपको हीलियम के पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल के बता दिए हैं। 3 के समान है और एक का क्या है, अलग है। यही क्या होता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम। ओके बच्चों, अब दूसरा नियम था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखो दूसरा नियम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। पहले समान चक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसको क्या बोलोगे, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो देखो इस नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है।
जिसे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो 1s2 2s2 2p3 5 और 2 7। अब देखो S उपकोष में कितने कक्षक, 1, 2 में भी कितने, 1 और P में कितने कक्षक होते हैं, 3, 1 2 और 3। S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 और 2। 2s में भी 2, 1 और 2। 2p में कितने हैं, 3, तो 1 2 और 3 ऐसे भरोगे, ऐसे नहीं कि 1 2 और 3 यहाँ तक ही कंप्लीट कर दिया। हुंड का नियम कहता है पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन होता है। समझ गए? तो P में 3 है तो ऐसे नहीं 1 2 3 भर दिए, पहले समान चक्रण वाले भरोगे और फिर कैसे भरोगे, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो 1s2 2s2 2p4। वही S में कितने कक्षक हैं, 1, ये तो कौन सा हो गया 1s, ये 2s और ये 2p। 1s 2s और 2p। वही S में कितना 1 और P में कितने हैं 3 है। बोलो S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, 2s में भी 2, 2p में 4, 1 2 3 और 1 बच गया तो 4। ऐसे नहीं, ऐसे कर दोगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार एक उपकोष में, जैसे S उपकोष में कितने S कक्षक हैं 1 और P उपकोष में कितने होते हैं 3, Px Py और Pz। एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन। जैसे पहले समान चक्रण वाले 3 भरे गए, फिर 1 बच गया तो विपरीत चक्रण का क्या हो गया, युग्मन हो गया। ये है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में 3 नियम हुए हैं। ओफ्बो नियम, जिसमें आपने किया, ओफ्बो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण होना है, अर्थात कक्षकों के निर्माण का अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। इस नियम के अनुसार परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के कौन से क्रम में भरा गया था, बढ़ते क्रम में, जिसमें मैंने चार्ट बनाया है और ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी दिखाया है। फिर ओप्पो नियम कितने नियमों पे आधारित था, 3 पे। पाउली का अपवर्जन, हुंड का अधिकतम बहुलकता, N+L का नियम, जिसमें आपने पहला पढ़ा पाउली का अपवर्जन नियम या अपवर्जन सिद्धांत। उसमें आपने बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉनों में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान होते हैं और एक क्वांटम संख्या का मान भिन्न होता है। फिर मैंने हीलियम के एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझाया। फिर आपने पढ़ा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। उसमें आपने कहा कि एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का भरे जाते हैं, समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन। मैंने इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें समझा दिया है। ये है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।